बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो के अंदर मालूमात बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। हर पॉइंट लिंक जुड़ा हुआ है। वीडियो लंबी है मगर मजबूरी यह है कि या तो इसको हम ब्रेकअप में देते हैं या तो हम इसको एक साथ दे दें। तो मैंने इसको एक साथ देने का प्रोग्राम किया है। इससे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ये एक ही वीडियो में तमाम की तमाम मालूमात आपको दी जा रही है। प्रोग्राम जो है वो कनाडा का है, कनाडा इमिग्रेशन का है और OINP का प्रोग्राम है, यानी कि ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, जो कि इन्वेस्टर प्रोग्राम है, जो कि कंपैरेटिवली, मैं इसको आसान तो नहीं कह सकता, मगर कंपैरेटिवली जो लोग उनकी तमाम चीज़ों को फुलफिल नहीं कर सकते, जो 7-8 बैंड लेकर नहीं आ सकते, जो मास्टर डिग्री नहीं कर सकते, उन तमाम लोगों के लिए फिर इस तरफ देखना होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा का पूरा जो है ये इन्वेस्टमेंट बेस पर करता है। तो बहुत तेज़ी से बात करूंगा, अपना कॉपी पेंसिल संभाल लें, नोट डाउन करें अपने आप को किस तरह असिस्ट करना, आपने किस तरह अपने आप को अपनी जो असेसमेंट करनी है वो भी तरीका बता दूंगा इस वीडियो में। हर चीज़ बता दूंगा मैं आपको, इस वीडियो में सब कुछ शामिल है। सबसे पहले सुन लीजिए कि 2 किस्म के लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। एक वो जो आज ऑनर हैं, अपने बिजनेस ऑनर हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं और गुज़िश्ता 2 सालों से चला रहे हैं, और ऐसे लोग जो हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर हैं अपनी कंपनी के अंदर, मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं, COO हैं, चाहे वो HR में हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, इट डजंट मैटर, मगर उनके अंदर जो है वो जो डिसीजन पावर्स हैं वो होने चाहिए। उसके अंदर वो ज़रूरी है कि ये आदमी जो है सेल्फ स्टार्टर है और डिसीजन ले सकता है। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, वो एलिजिबल हैं। और जो मालिक हजरात हैं, जो ऑनर हजरात हैं, वो सुन लें कि उनका अपने बिजनेस के अंदर 34% से कम का शेयर ना हो तो वो एलिजिबल हैं। अब याद रखिएगा, OINP प्रोग्राम के अंदर 2 कैटेगरीज आएंगी। इसको आप अब इसको सब डिवीजन करते जाइएगा, आसानी करने के लिए आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इसमें 2 GTA प्रोग्राम्स आते हैं, एक है ग्रेटर टोरंटो एरिया और एक है नॉन ग्रेटर टोरंटो एरिया या सब एरिया जिसे हम कह सकते हैं, या बाहर कह सकते हैं आप इसको, जो ग्रेटर एरिया से बाहर आता है। तो ये 2 हिस्से इसमें कवर होंगे, एक जो मेन एरिया है टोरंटो का और एक जो है आउटसाइड GTA है वो एरिया है। जो ग्रेटर एरिया है टोरंटो का वो भी स्पेसिफिक है, मतलब सारा का सारा टोरंटो नहीं है, ये भी स्पेसिफिक एरिया है जिसके अंदर तकरीबन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें अंदर 25 शहर हैं। मैं आपको चलें मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूं। इसके अंदर ये 4 इलाके कवर होते हैं, पेल है, हेल्टन है, दरहम है और यॉर्क है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये 25 के करीब इसमें तकरीबन टाउन और शहर हैं, और इसकी अगर आबादी मुझसे आप पूछेंगे तो तकरीबन 6 मिलियन की इसकी आबादी है। अब आप आ जाइए अपने काम के ऊपर कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। तो नेटवर्थ के लिए आप ये पिक्चर देख रहे हैं। अगर आप विद इन GTA में आते हैं तो आपके पास $8 लाख की, कैनेडियन डॉलर की नेटवर्थ होनी चाहिए, और अगर आप आउटसाइड GTA करते हैं तो आपके पास $4 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए। आगे चलते हैं तो हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की, और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर अगर आप विद इन GTA एरिया करते हैं तो आपको $6 लाख की पेमेंट दिखानी होगी, और अगर आप आउटसाइड GTA करते हैं तो आपको सिर्फ $2 लाख की इन्वेस्टमेंट दिखानी होगी या करनी होगी, कह सकते हैं आप इसको। अब 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम आपके सामने फिर आ जाएगा। फिर एक दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक वो कि आप एक नया प्रोग्राम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो बिजनेस प्लान से वो प्रूव होगा। एक होता है कि आप रनिंग प्रोग्राम परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपका इस प्रोग्राम से पहले एक विजिट होगा। उस विजिट के अंदर जो है आप वहां जाएंगे और आप उस तमाम को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, उसकी भी मराहिल हैं, उसकी भी क्वेश्चंस हैं कि वो कहाँ एलिजिबिलिटी आपकी आएगी, लेकिन ये मैं आपको आने वाली मतलब इसी वीडियो में आने वाले हिस्से में बता रहा हूं। पहले हम कोई और बात कर लें, इसकी डिटेल में आगे देने लगा हूं, लेकिन अभी हम इससे पहले ये कवर कर लें कि स्टेज 1 के अंदर आपको मिलने वाला क्या है। मतलब अगर आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर गए जो इस वीडियो में डिस्कस होगा, तो आपको डायरेक्ट PR नहीं मिलेगी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 के अंदर आपको मिलेगा वर्क वीजा, और आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। जब आप अपना वो टाइम पूरा कर लेंगे जो इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, तो फिर आप PR के लिए जाएंगे 20 महीने के बाद, और PR के लिए आपको कुछ चीजें प्रूफ करनी है जो हम बात करने वाले हैं। लेकिन 75% टाइम आपने गुजारा है अपने बिजनेस के ऊपर
ये आपको प्रूफ करना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वाइज, आपको ये प्रूफ करना होगा। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर आइल्स भी आता है, यानी कि आइल्स करना है, लेकिन बहुत ही लोएस्ट आइल रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर आप मुझसे राइटिंग का पूछेंगे, स्पीकिंग का पूछेंगे, दैट इज़ 4%। अगर आप मुझसे लिसनिंग का पूछेंगे दैट इज़ 4.5%, और अगर आप रीडिंग का पूछेंगे दैट इज़ 3.5%, मिलाकर ये बनता है 4%। यानी कि आपको 4 बैंड करना है तो आपका ये हो जाएगा। यानी कि पीआर के लिए दोबारा बता दूं कि आपको अपनी बिजनेस की 20 महीने की रिपोर्ट जमा करवानी होगी, यू कैन से अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसकी बेस पर आपका पीआर का फैसला होता है। और नॉर्मली पीआर मिल जाता है, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर लॉस दर लॉस नहीं होने चाहिए, चाहे वो ब्रेक इवन से गुजर के प्रॉफिट की तरफ आए या उसके अंदर बेहतरी नजर आए, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स जो है वो आपसे लेते हैं, उस कमिटमेंट्स को पूरा करना जरूरी है। शहर अच्छा है, सूबा अच्छा है, मौसम अच्छा है, और आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस एरिया से जाते हैं, जाते हैं इन तमाम एरिया से, तो आप कवर कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किन कामों के लिए ये बेहतर है, यहाँ पर आप किस काम से आप मुंसलिक हैं या कहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे काम है जब वो करने हैं या कर सकते हैं, उनमें एरोस्पेस है, इसमें ऑटोमोटिव है, इसमें क्लीन टेक है, इसमें केमिकल एंड बायोकेमिकल है, इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इसमें फूड एंड बेवरेजेस का काम है, इसमें फॉरेस्ट्री है, इसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, इसके अलावा इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंस है, माइनिंग है। इसके अलावा इसमें ऑफ कोर्स वो एरिया आप जिन्होंने देखा जानते हैं कि टूरिज्म के लिए भी बहुत सारा चार्म है इसके अंदर। जो अगर आप रनिंग कारोबार खरीदते हैं तो आपको वहां जाके ये चीज प्रूफ देनी होगी कि वो जो काम साहब जहां बैठे हुए हैं उसको 5 साल हो गए हैं, उस ऑनर को उस कारोबार को शुरू किए या उस ऑनर को उस कारोबार को टेक ओवर किए 5 साल हो गए हैं। अगर 5 साल से कम के अरसे में वो आ जाता है तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इस बिजनेस को आप नहीं खरीद सकते कि मान लीजिए कि उसको खुद 2 साल हो गए, साल हो गया है, आप उससे बिजनेस खरीद रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि जी मेरे साथ मेरा पार्टनर भी जाएगा तो मेरे तमाम की तमाम जो लायबिलिटीज हैं वो आधी हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो लायबिलिटीज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उसको डबल कर दीजिए तो डबल हो जाएंगी। तो आपके साथ जो अगर आपकी वाइफ है तो वो ओपन वर्क परमिट पे जाएगी, आप कह सकते हैं उसको स्पाउस वीजा, ओपन वर्क परमिट पे, और बच्चे जो है वो स्टडी परमिट पे जाएंगे। लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपका पूरे जो आपकी कॉस्टिंग बताने लगा हूं वो तमाम के तमाम उसको भी बेयर करना पड़ेगा। आपको ये प्रूफ भी देने हैं कि आप अपने इस काम को बढ़ाने के लिए जो आप नया शुरू करेंगे या आप जो परचेस करेंगे उसके अंदर आप 10% इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको बढ़ाने के लिए। अब जो काम आप नहीं कर सकते वहां पर जो मुमानियत है वो आपकी मैं इल्म में ले आऊं, उसमें यह है कि आप अगर कोई भी चलती हुई अगर आप इन जीटीए काम करते हैं तो आप किसी की फ्रेंचाइज नहीं खरीद सकते। नंबर 1, आप वहां पर गेस्ट स्टेशन नहीं बना सकते। आप वहां पर जो टायर्स की रिसाइकलिंग होती है या स्क्रैप की रिसाइकलिंग होती है, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। आप वहां पर बेड एंड ब्रेकफास्ट का बिजनेस नहीं कर सकते। आप वहां पर लॉन्ड्री का बिजनेस नहीं कर सकते। आप वहां पर होल्डिंग कंपनीज का बिजनेस नहीं कर सकते। आप पे डे लोन बिजनेस का कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जीटीए से बाहर काम करते हैं तो वहां पर ऑफ कोर्स आप इसमें से फ्रेंचाइज ले सकते हैं और आप इसमें से गैस स्टेशन काम कर सकते हैं। अब आप समझ जाइए इसका जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किस तरीके से होगा, कहां से मामला शुरू होता है, किस तरीके से मामला चलता है और किस तरीके से आपको उसको निभाना है। तो वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करना है। ये एक ई फिलिंग तरीके से होता है। ई फिलिंग पोर्टल अवेलेबल है ओंटारियो का, वहां पर आप जाके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जाहिर करेंगे और उसके बाद अपनी तमाम मालूमात वॉलंटरीली उसके सामने पेश कर देंगे और ये भी हो जाएगा। इसका जवाब नॉर्मली आ जाता है, लेकिन नॉर्मली आएगा उसी का जहां पर उनको भी एक्सप्रेशन ऑफ उनका भी इंटरेस्ट हो, ऐसे लोगों को आता है। लेकिन इसके जवाब आने में साल लग सकता है। 1 साल के अंदर अंदर ये जवाब आ जाता है। अगर ये जवाब आ जाता है कि ठीक है जी हम आपको नॉमिनेट करते हैं, तो ऐसी नॉमिनेशन के बाद आपको क्या करना होता है कि आपको एक बाकायदा उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है उनकी हिदायत के मुताबिक जो है एक्चुअल एक वो बनानी होती है, एप्लीकेशन भरनी होती है, जिसके अंदर आप मुकम्मल डिटेल के साथ पेश करते हैं अपने आप को, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। वहां पर आपको ओंटारियो को $3,500 पर पर्सन अदा करने होते हैं। एप्लीकेशन की फीस है ये। आपके दिमाग में अभी से अप्लाई करने से पहले ही बात होनी चाहिए कि वो मुझसे क्या क्या मांगेंगे। तो आपको मैं बिल्कुल ओपन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या मांगेंगे, आपके इल्म में होना चाहिए।
सबसे पहले जो चीज़ें उनको दरकार हैं उसमें आपकी नेट वर्थ वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए। अब नेट वर्थ वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो आपने अपने ऑडिटर से बनाकर नहीं देनी है। ये जो ओंटारियो ने आपको लिस्ट भेजी है कि हम इन कंपनीज को मानते हैं, इन कंपनीज में से किसी का इंतखाब करके आप नेट वर्थ वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपनी बनवा लें, तो वो हम मानेंगे, तो वो आपको बना के देंगे, तो वो अपनी जमा करवानी है। ऑफ कोर्स वो भी फ्री नहीं होती। इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के अंदर जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी मैं आपकी गोश गुजार कर दूं, मैं पेपर आउट कर दूं, ताकि आपके इल्म में आ जाए ये मैंने कंपाइल किए हैं, ये मैंने जमा किए हैं उन लोगों से जिन लोगों ने अपने इंटरव्यूज दिए हैं और मुझे सिमिलर मिले। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि आप इनको भी नोट कर लें। अगर किसी ने पेपर देना है, यानी कि इंटरव्यू होगा, मैं इसको पेपर कह रहा हूं, पेपर देना है तो वो दे सके। इंटरव्यू में जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो आपके इल्म में होने चाहिए। सबसे पहला सवाल हो सकता है आपका, हु आर योर टारगेट कस्टमर्स। तो आपको बताना है कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं, और ये आपने पूरा प्लान देना है। व्हाई डिड यू चूज दिस लोकेशन, इसका आपने उनको मुतमईन करना है कि आपने इस लोकेशन का इंतखाब क्यों किया। आगे आपसे सवाल हो सकता है, हाउ इज योर पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर प्रपोज्ड बिजनेस। तो ये आपने बताना है कि आप किस तरीके से अपने इसको जस्टिफाई करते हैं। व्हाई डिड यू नीड एम्प्लॉइज विद दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, ये भी सवाल आपसे हो सकता है। और पांचवा सवाल हो सकता है, हाउ विल यू एक्वायर न्यू क्लाइंट्स, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको छठा सवाल हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन द ब्रेकअप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन डिटेल्स। उसके बाद सवाल आपका सातवां आएगा, व्हाई डू यू नीड टू स्पेंड $XYZ ऑन योर मार्केटिंग। ये आपको जवाब देने हैं जरूर, ये जरूर सवाल हैं। इसके अलावा भी सवाल हो सकते हैं, मगर ये जवाब जरूर देने हैं, ये वाले सवाल हैं। अब जो आपने शुरू में उनको बिजनेस प्लान दिया था बना के, उसके अंदर तो कोई प्रेशर नहीं था ना आपके ऊपर। आपने जो आपके दिल में आया आपने बढ़ा चढ़ा के अपना बिजनेस प्लान दिया कि जी मैं छा जाऊंगा और मैं जो है वहां पर वर्ल्ड नंबर 1 बन जाऊंगा और तमाम चीजें। वो बोलेंगे ठीक है जी आपने कह दिया। तो ओंटारियो गवर्नमेंट उस बात को सच मान लेगी और उसका एक लीगल पेपर बनाएगी। उस लीगल पेपर को बनाने के बाद वो आपके सामने उसको रख देगी। वो बोलेगी आपसे कि साइन कीजिए इसको। आप जब आपने साइन कर दिए तो यह आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ओंटारियो के साथ। जब कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया तो अब आपने उसके अंदर जो लिखा है कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ये होगी तो उतने पैसे लगने भी चाहिए, मेरी बिजनेस टाइप ये होगी, मेरी लोकेशन ये होगी, मेरी जॉब क्रिएशन ये होगी, मेरी अदर रिक्वायरमेंट्स, तमाम चीजें जो कुछ भी आपने बोल दिया है उनको वो आपकी फाइनलाइज तौर पर आपसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन अब हो गया है। अब आपने उसे निभाना है। अब जब आपने निभाना है तो उन्होंने करना क्या है, उन्होंने उसको यूज कब करना है, उन्होंने यूज ये करना है कि एक तो आपकी लेंगे वो क्वार्टरली रिपोर्ट और उसके बाद आपकी वो रिपोर्ट लेते रहेंगे। लेकिन 20 महीने के बाद आप जब पीआर मांगने जाएंगे तो वो आपकी उस रिपोर्ट को जो उन्होंने क्वार्टरली ली होगी और आपकी ये रिपोर्ट जो उन्होंने आपसे बनवाई है 20 महीने के बाद जो आपने जमा करवानी है और जो आपकी कमिटमेंट्स थी, उन तीनों को सामने रखेंगे कि आपने हमसे कमिटमेंट की क्या थी, आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट कहती क्या रही, और उसके ऊपर आपसे कहेंगे कि आपकी 20 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या कहती है। इन तमाम के बाद वो आपसे पूछेंगे कि हम आपको पीआर दें या ना दें, क्योंकि वो रिपोर्ट जो कैरी होगी उसके अंदर कुछ लोग जो है तवक्को से ज्यादा अच्छा कर जाते हैं तो उनको तो पीआर मिलनी भी चाहिए। उनसे वो क्या बात करेंगे, उनको तो सलूट भी करेंगे, साथ में चाय भी पिलाएंगे। लेकिन अगर वो उसमें नाकाम हो जाते हैं तो नाकामी तो रिपोर्ट की सूरत में नजर आएगी ना, तो वो तो खुद भी एक सवाल बन जाएगा। तो उसको हो सकता है और मौका दिया जाए कि आप अभी कंटिन्यू रखें, अपनी वर्क वीजे पर रहें एंड सो ऑन। जो ही मामला होते हैं वो तो टाइमली ही बात हो सकती है उसके ऊपर। प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि जब आपको वो लोग आपका इंटरव्यू पास कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली इंटरव्यू पास हो जाता है, तो वो आपको एक लेटर इशू करते हैं, जो लेटर जिस लेटर के ऊपर आपको वर्क परमिट मिलता है। और उसके बाद आप अपने मुल्क से जब उस वीजे पे आते हैं, वर्क वीजे पे आते हैं, तो आपको 12 महीने के अंदर जाना है उस कनाडा के अंदर और अपने काम। और जब आप एंटर हो गए ना मुल्क में तो आपको 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी है, मगर आपका टाइम स्टार्ट है 7 दिन से पहले भी आपका टाइम स्टार्ट है। और 20 महीने का वो टाइम जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं वो ऑन है, आपको रिपोर्ट जमा करवानी है 20 महीने के बाद। ये अब आप सोच लीजिए। अब आ जाइए सबसे जरूरी बात के ऊपर, जिसको हम स्कोर कहते हैं। जिस तरह CRS स्कोर होते हैं जो एक्सप्रेस एंट्री में बनते हैं, इस तरीके से यहाँ भी स्कोर हो रहा है। यहां पर भी एक स्कोर स्केल है जिसको हम कहते हैं 200 पॉइंट स्केल, यानी कि आपके पास टोटल जो मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं दैट इज 200।
पूल में अपने आप को मनवाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरीके से आपने अपने आप को रखा हुआ है, उस पूल में रखा हुआ है जहां 200 पॉइंट मैक्सिमम है, तो कुछ स्कोर आप भी कर रहे होंगे और कुछ स्कोर और लोग भी कर रहे होंगे। तो उन्हीं लोगों को नॉमिनेशन जारी होती है जो मैक्सिमम स्कोर करते हैं। हर एक को नॉमिनेशन नहीं जाती है। जो हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, इसका ब्रेकअप बहुत ही तफसीली और बहुत ही बड़ा है, जो canada.ca पर अवेलेबल है। आप वहां से भी ले सकते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको प्रेजेंट करती हैं। चार्ट्स हैं, 20, 25, 30 चार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मैं आपको इसको कंपाइल करके बता रहा हूं। मैंने इसको बिल्कुल जमा कर दिया है, मैं बता रहा हूं। एक है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के पॉइंट्स हैं 80। ह्यूमन कैपिटल से मेरी मुराद आप हैं। आपका तजर्बा, आपकी बात, आपकी मतलब जो आप हैं, आपके पास 80 पॉइंट हैं। आप अगर अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं तो आपको 80 पॉइंट तक मिल सकते हैं आउट ऑफ 200। दैट इज मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट कैपिटल। अब जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसके हैं 46 पॉइंट, यानी कि जितना माल आप दिखाएंगे उतने मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। आप मिनिमम पे जाएंगे तो पॉइंट भी मिनिमम होंगे, आप मैक्सिमम पे जाएंगे तो पॉइंट भी मैक्सिमम होंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर 46 पॉइंट ले सकते हैं। और उसके बाद है आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस आइडिया। उसके हैं 74 पॉइंट्स। अब जो 74 पॉइंट्स हैं वो आप मैक्सिमम ले सकते हैं, बट दैट इज ऑल अबाउट योर आइडिया। आपका वर्क जो है वो कितना स्ट्रांग है। लेकिन 37 पॉइंट से कम लेंगे तो आपका पूरा का पूरा केस बंद हो जाएगा। ये भी दिमाग में रखिएगा। आपको लेने हैं मैक्सिमम मोर देन 37 पॉइंट्स, बट यू कैन गेट 74 पॉइंट्स, अप टू 74 पॉइंट्स। उसमें ये होता है कि आप ऐसा यूनिक आइडिया पेश कर दें कि जो लाजवाब हो, जिसके ऊपर वो कह दें वाह वाह, तो आपको 74 पॉइंट भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके मिला के पॉइंट फॉर एग्जांपल टोटल मिलाकर 90 पॉइंट बन रहे हैं तो उसको कॉल जाएगी जो 150 के ऊपर हो, जो 160 के ऊपर हो। तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके केस की तैयारी के ऊपर जो आप करते हैं। अब मैं आपको आखिरी में एक बात कंपाइल करके पूरे अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास स्मार्टफोन है, उसे खोल लें, आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट सामने रखिए, अपनी बातों को सामने रखिए और शुरू हो जाइए। लेकिन अगर आपको हमारी ऑफिस की खिदमत चाहिए हैं तो उनको सिर्फ आप ये मत कहा करें, क्योंकि अब शिकायत आ रही है। आप ये कह देते हैं कि वीडियो देखने का टाइम मेरे पास नहीं है, बस आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें। तो जल्दी जल्दी का अगर टाइम आपके पास है, अगर कॉल करने का आपके पास टाइम है, तो फिर अगर आपको वो ये कह दें कि चाहिए वीडियो देखिए, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं आपसे। और याद रखिएगा, अगर आप इनसे सर्विस मांगेंगे तो ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप फोन कर रहे हैं। और अगर आप सर्विस इनसे मांगेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहे हैं, मुझे पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाए, मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, मुझे बेस्ट प्रोग्राम असिस्ट किया जाए और मुझे बिठा के समझाया जाए, बताया जाए, ब्रीफ किया जाए मेरी कमियों को, मेरी स्ट्रेंथ को, मेरी तमाम चीज़ों की इसके ऊपर मेरी बाकायदा मीटिंग करवाई जाए, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे तो आपसे इन डायरेक्ट ये कहेंगे कि जी हमारी इस तमाम असिस्टमेंट की, तमाम इस चीज़ों की, काउंसलिंग की फीस है। वो आपसे सीधी सीधी बात करेंगे फीस की। अगर आपको फीस से बचना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको खुद करना होगा। canada.ca को जाके ऊपर आपको खुद करना होगा। और अगर आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपनी प्रोसेस को करवाना चाहते हैं, तो फिर अगर आप किसी भी ऑफिस से रब्ता करेंगे, दुनिया के किसी भी ऑफिस से रब्ता करेंगे, कनाडा के अंदर भी अगर रब्ता करेंगे, तो दे विल चार्ज यू, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ होने वाला नहीं है। आपके साथ बड़े धोखे हुए हैं, आपका 10 लाख रुपए कोई लेके भाग गया है, इससे सामने कंसल्टेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप लीगल फॉर्मेट में आएंगे तो रीच पे कुछ नहीं हो रहा, डन पे कुछ नहीं हो रहा, प्रोसेसिंग नॉर्मल होती है, प्रोसेसिंग लीगल होती है, उसका बड़ा हिस्सा आप खुद बनते हैं। आपके साथ असिस्टमेंट जो है, ये जो असिस्टेंट है वो ऑफिस प्रोवाइड करता है, और ऑफिस असिस्टेंट तभी प्रोवाइड करता है जब उसको अपनी असिस्टेंट की फीस मिलती है, तभी वो करता है, उससे पहले वो काम नहीं करेगा। तो मैं इसलिए यहाँ से बैठकर आपको ये मुतमईन नहीं कर सकता हूँ कि ऑफिस चार्ज नहीं करेगा। ऑफिस के पास आप आएंगे, ऑफिस विल चार्ज। ये दिमाग में रखिएगा, फिर आप रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।